नमस्कार दर्शकों, स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम सबकी बात में आप सबका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं पहली बार के मंत्री लेकिन 2 बार के विधायक। मेरे साथ हैं दिलीप जायसवाल जी। इनका अगर पूरा हम पॉलिटिकल कैरियर देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये अपने जिले में सबसे पहले इन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली थी जब वहां पे बीजेपी का नामो निशान नहीं था, और धीरे धीरे करके इन्होंने वहां पे बीजेपी को खड़ा किया, संघ की शाखाएं लगाई। तो इस तरह से इन्होंने पूरा प्रचार प्रसार किया। इस विषय में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इस वक्त ये स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री हैं कुटीर और ग्रामोद्योग के। तो इस विषय में हम बात करेंगे और फिर जो इनका पूरा पॉलिटिकल कैरियर रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। दिलीप जायसवाल जी, आपका स्वदेश न्यूज में और हमारे इस कार्यक्रम सबकी बात में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मुक्ता जी, आपको व आपकी टीम को भी मैं बधाई व स्वागत व नमस्कार करता हूं। आपका पॉलिटिकल कैरियर बहुत इंटरेस्टिंग है, उस विषय में हम बाद में आएंगे। लेकिन 2 बार के विधायक, पहली बार के मंत्री, जाहिर तौर पे एक सवाल तो बनता है, जरूर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। और चूंकि राजनीति को मैं राजनीति ने सेवा के भाव से काम किया है। जब मैं पहली बार विधायक बना था 2008 में, 8 से 13 विधायक था मैं, और मैं लगातार क्षेत्र के विकास व जनता के छोटे छोटे काम पूरे हों इसके लिए मैं लगातार हर वर्ष कड़ाके की ठंड में, जब लोग बिस्तर से कोई निकलना नहीं चाहता, अपना घर नहीं छोड़ना चाहता, दिसंबर और जनवरी की माह में मैं पूरे 35 दिन, 40 दिन, 45 दिन गांव-गांव में भ्रमण करता था, पैदल जाता था। एक गांव से दूसरे गांव तो मैं किसी न किसी गाड़ी से जाता था, लेकिन गांव में पैदल पूरा भ्रमण करता था। और फिर कहीं बड़ा चौपाल लगाते थे और शासन की एक एक योजना को जनता को बताते थे। और फिर रात्रि में उसी गांव में विश्राम करता था, स्कूल या पंचायत भवन में, हैंडपंप में नहाना, ऐसा मैं करता था, जिससे कि गांव के लोगों में ये न लगे कि भाई ये विधायक जी हैं, इनसे हम कैसे मिले। और मिलता था लोगों से, जिससे कि उनसे कनेक्टिविटी अच्छा हो, सहजता से सरलता से लोग आ सके मेरे पास और अपनी बात रख सके। और इस प्रकार से करने से मुझे बड़ा आनंद प्राप्त होता था, क्योंकि बेचारे बहुत छोटे छोटे लोग आते थे, गरीब तबके के लोग आते थे कि मेरा वृद्धा पेंशन बना दीजिए, मेरा गरीबी का कार्ड बनवा दीजिए, मेरा फलाना काम नहीं हो रहा, पटवारी नहीं, ऐसा छोटी छोटी चीज़ें। कोई बड़ा डिमांड नहीं आता था गांव जब हम जाते थे। क्षेत्र में जब भी जाता हूं, मैं जाता रहा, तो लोग मुझे माननीय विधायक करके बुलाते थे, और कहीं भी खड़ा हो जाऊं तो 10-50 लोग मेरे सामने होते थे। अगर वहां पर सिटिंग एमएलए भी है तो वो भाग जाता था, क्योंकि उसके बाद लोग खड़े नहीं होते थे। ये स्थिति होती थी। आप लोकप्रिय रहे तो जनता के बीच में। जनता किया गया, बोलते ना, सेवा आपका कार्य कभी भी खाली नहीं जाता। तो वो चीज़ें थी मेरे साथ। तो मैं इस प्रकार से सेवा भाव से काम किया। अगर बड़े बड़े काम के कहेंगे तो अपने एक हमारे केवई नदी थी, उसमें 2 बड़े पुल मैंने ब्रिज बनवाया, जो बहुत दिनों से लोगों की, जब से आज़ादी के बाद से लोगों की डिमांड थी, वो बनवाया। हमारे यहाँ सिंचाई के लिए 1 इंच भी जगह नहीं थी, कोई सिंचाई का साधन नहीं था। मैंने अपने समय में 2-2 सिंचाई के वो बनवाया, एक आपका चौकान में और एक इधर बड़ी बेलिया में, और राजा कछार भी था जो कांग्रेस जो ने कहीं बना था, लेकिन बह गया था, टूट गया। उसको बनाने के लिए विधानसभा लगाया, वो भी अप्रूव अब जाके हो रहा है। तो जनता की सेवा आप करते रहे। जैसा कि मैंने आपके बारे में पढ़ा है कि आप एक छोटे से कस्बे से आते हैं। शायद आप 10th का एग्जाम दे रहे थे, वहां पे एग्जाम सेंटर नहीं था, लेकिन आपने पूरा प्रोसेस किया, प्रिंसिपल से बात की, कन्विंस किया, अगल बगल के गांव के लोगों को भी मिला के, मतलब ये चीजें आपके अंदर शुरू से थी। और आप पढ़ाई के साथ साथ अपना एक बिजनेस भी छोटा सा करते थे, तो इस और जन सेवा शुरू से करते रहे। 77 का जब इलेक्शन हुआ था, तो मैं अपने नगर का मुख्य जो पोलिंग बूथ था उसमें पोलिंग एजेंट था मैं, जब कक्षा 9 का छात्र था। तो मेरे अंदर राजनीतिक चेतना थी। तो उसमें जनता पार्टी था, चुनाव चिन्ह हलदर किसान था, जिसके प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने थे। तो मैं उससे पोलिंग एजेंट था। फिर पढ़ाई तो करता ही था, लेकिन राजनीति में मेरा इंटरेस्ट रहता था। और जब पढ़ रहा था मैं,
एग्ज़ाम देने के लिए हमको 20 किलोमीटर दूर कोतमा जाना पड़ता था। कोतमा में कोई ऐसी सुविधा नहीं थी कि होटल हो, धर्मशाला हो, जिससे हम ठहर सके। तो किसी न किसी व्यक्ति के बड़े उससे मिन्नत से घर पे कहीं रुकने की व्यवस्था होती थी। अब बहनों को तो बहुत ही दिक्कत जाती थी जैसी। तो मुझे लगा कि नहीं, अपने यहाँ एग्ज़ाम सेंटर क्यों नहीं होना चाहिए, जब इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, सब कुछ है, तो यह होना चाहिए। तो हमारे प्रिंसिपल थे उस समय मिस्टर आर डी जोशी जी, उनसे मैंने बातचीत की कि भैया इसके लिए आप डिमांड भेजिए। तो वो कतरा रहे थे, जिम्मेदारियाँ बढ़ेगी। तो हमने कुछ थोड़ा सा दबाव खूब बनाया, तो वो तैयार हुए। जब तैयार हुए तो उन्होंने भेजा, तो वहाँ से आया पत्र, जो आया बोर्ड से यहाँ से, कि आपके यहाँ इसके लिए 50 छात्र होना चाहिए और 1500 रुपया बोर्ड की एग्ज़ाम सेंटर के लिए फ़ीस जमा करें। तो हमारे यहाँ कुल 36 छात्र थे हम लोग। तो हमारे बगल में एक 12 किलोमीटर दूर में कोठी एक ग्राम पंचायत हुआ करता था, वहाँ पर भी हायर सेकेंडरी स्कूल थी। तो हमने वहाँ से लिखवा के लाया प्रिंसिपल से, बोला अगर बिजली सेंटर बनाएगा तो हमको ज़्यादा लाभ मिलेगा यहाँ के बच्चों को। तो बिजली, हमारे यहाँ 16 बच्चे हैं, हम वहाँ पर भेजने में सही। तो 16 वहाँ से आ गए, 35-36 हमारे पहले से, तो 50 प्लस हो गए, 51-52 हो गए। और फिर बात आती 1500 रुपये जमा करने की। तो उस समय स्कूलों में पैसा नहीं होता था। तो मैंने अपने सभी जितने भी थे स्टूडेंट सबसे बात की, देखो हम जाएंगे बाहर एग्ज़ाम देने, इतना पैसा खर्च आएगा, परेशान अलग होंगे, तो क्यों ना हम लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर लें। तो 43-42 ऐसा एक एक व्यक्ति बच्चों के ऊपर आ रहा था, अपने बिजुरी के जो भी थे। तो बोला जिसके पास जो हो वो दे, आप दो। तो दिए। उसके बाद 500-700 रुपये घट रहे थे। तो चूंकि मैं बिजनेस भी करता ही रहा उस जमाने से ही, कक्षा 9 से ही, है ना। तो मेरे पास पैसे 500-700 रुपये, 700-750 घाटे, तो मैंने लगाया। और सौभाग्य से हम लोग को तो उसका लाभ नहीं मिला, लेकिन नेक्स्ट बैच को उसका लाभ मिला, सेंटर हुआ। तो मतलब शुरू से ये आपके अंदर, अगर हम कह सकते हैं कि राजनीति का कीड़ा था, बचपन से ही था। राजनीति क्या, मतलब सेवा होना चाहिए, सुविधाएं मिलनी चाहिए, ऐसा एक था कि जन सेवा करें, जन कल्याण की बातें करें। देखिए इस बार का जो आपका विभाग है, कुटीर और ग्रामोद्योग, अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इसकी बातें कर रहे हैं, लगातार जो है इसको बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। और फार्म टू फैब्रिक एक कॉन्सेप्ट की उन्होंने बात की है। तो इस पे आपका विभाग कितना काम कर रहा है? निश्चित तौर पर देखिए, हमारा विभाग कहने के लिए बहुत छोटा लोग बोलते हैं, क्योंकि बजट से लोग उसका आकलन करते हैं। मैं बजट से नहीं, मैं काम से आकलन करता हूँ। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों को हम पूरा करने के लिए बहुत ही जल्दी हम नर्मदापुरम में फार्म टू फैब्रिक का एक शुरू करने जा रहे हैं काम वहाँ पर। और वहाँ पर जो भी कमियां हैं अभी, उसको बहुत जल्दी ठीक करके उस काम को हम शुरू करेंगे माननीय। और भी बहुत से, मैं लगातार विभाग के लोगों के साथ बैठता हूँ, और मुझे लगता है कि हमारा विभाग जो है बहुत अच्छा काम हमारे यहाँ है। हमारे जो लोग छोटे छोटे जो उत्पादन में लगे हैं, बुनकर लोग लगे हैं। देखिए आज मार्केट में आप देखेंगे तो बुटीक का बड़ा वो है, क्योंकि चलन है, क्योंकि बड़े लोग हैं, उनको पेइंग कैपेसिटी उनकी काफ़ी अच्छी है। जैसे एक सलवार सूट सिलाना उनको 1000-1200 में सिल सकता है, लेकिन वो बुटीक में जाते हैं और एक सूट सिलाने का 25,000-50,000 तक खर्च करते हैं, क्योंकि उसमें हैंड मेकिंग हो, ये हो, ऐसा जड़ी ऐसा अलग दिखे। तो ऐसा हमारा विभाग काम करता है। वास्तविक रूप से ये काम हमारा विभाग करता है कि सब कुछ धागा बनाने से लेकर के कपड़ा बनाने से लेकर के उसमें डिज़ाइन, छपाई, सब कुछ मैनुअल होता है, हम करते हैं। तो मैंने बोला इसकी ब्रांडिंग होनी चाहिए अच्छे से। हम क्या दिक्कत क्या हमारी ब्रांडिंग में है, तो हम इसकी अच्छी ब्रांडिंग हो, हमें ये करके और लोगों को बताएं कि देखिए ऐसी चीज़ें बनते हैं। यानी एक ऐसी साड़ी मैं बताऊंगा हमारा विभाग बनाता है जिसमें 80% गोल्ड से, 80% गोल्ड, ओरिजिनल गोल्ड से, उसमें आंचल का काम से, डिज़ाइनिंग का काम गोल्ड के धागों से हम करते हैं। और जिसको कि अभी मैं दिल्ली गया था, तो हमारा जो मध्य प्रदेश भवन है वही छोटा सा शॉप है 8x10 का, उसमें वो साड़ी मैंने देखा, उसकी कीमत लगभग 40-50 हज़ार के आसपास उसने बताया था। अगर वही हम कॉर्पोरेट मार्केट में चले जाएंगे, उसको हम चाहे तो 5 लाख में बेच सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा साड़ी मैनुअल है, उसमें ब्रांडिंग की जरूरत है जो आप बात कर रहे हैं। तो ये आपके तो उसके लिए हम कर रहे हैं।
और अभी बहुत जल्दी एक कलकत्ता में भी एक मेला टाइप का एक लग रहा है, उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। हम लगातार मेलों के माध्यम से, इसके माध्यम से और भी बहुत से ऐसे पीपी मोड के माध्यम से हम बात करें, जैसे कि हमारे इनको मार्केट मिले, अच्छे अच्छे खरीदार लोग मिले, सही जगह पे हो और बुनकरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। और मध्य प्रदेश की भी ब्रांडिंग। हाँ। सर, एक चीज मैंने पढ़ा था कि आप लोगों ने आईआईटी और आईआईएम के साथ जो है वो कोलैबोरेशन में, लोग अगर सिल्क की बात करते हैं तो फैब्रिक की बात करते हैं, सिल्क यानी फैब्रिक यानी कपड़ा, लेकिन आप लोग उसको शायद दवा या मेडिकल यूज कुछ ऐसा करने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर अभी आईआईटी आईआईएम के बच्चों के माध्यम से एक तो इस पे हम कैसे और बिजनेस बढ़ाएं, पीपी मोड में ले जाना चाहते हैं, इसके लिए तो इसके लिए हम लोगों ने विचार में रखे हैं इसको भी, और भी विभिन्न स्रोतों से हम देख रहे हैं कि इसको, या जो भी बुनकर हैं, जो भी लोग इसमें लगे हुए हैं, उन्हीं के एक हम कंपनी बना करके और कैसे करें, तो सब में हम विचार कर रहे हैं हर प्रकार से। और देश का पहला सिल्क टेल्क पार्क निर्माण भी पचमढ़ी में करने जा रहे हैं। और जो आपने बताया कि आईआईएम और आईटी के बच्चों के माध्यम से हमने ये भी पता किया है कि रेशम से हम और भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, मेडिसिन भी बना सकते हैं, जो पूरा यानी बोलेंगे कि ऑर्गेनिक होगा और इको फ्रेंडली होगा। ऐसी चीज़ भी हम बनाने का हमको मिला, उन्होंने इस पर भी हम कर रहे हैं विचार, और बहुत जल्दी अभी हम करेंगे आप जी लोग। जी। सर, आप 2 बार के विधायक रहे हैं, आप जनता के बीच तो बहुत सालों से रहे। हाँ। आप जहां से आते हैं कोतमा, वहां पे बीजेपी का नामो निशान नहीं था, कह सकते हैं ना, ऐसा नामो निशान नहीं कभी था, कभी हाँ। पुराना जब आप हाँ। थे, जब आपने पहली बार सदस्यता हाँ, ली बिल्कुल और ठीक उसके बोला। बाद आपने लोगों को बताना शुरू हाँ, किया, हाँ। वो समय और आज का समय, हाँ। जब बीजेपी केंद्र की बात करें, तीसरी बार आप लोग की सरकार बन गई है, मध्य प्रदेश की बात करें तो 2 दशक से ज्यादा हो गए आप ही लोग की सरकार है, तो उस समय से अब जब बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी है, कैसा देखते हैं आप? निश्चित तौर पे बहुत प्रसन्नता होती है। मैंने आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं छात्र जीवन में था और 81-82 में मैंने भाजपा की सदस्यता ली, और जब सदस्यता लिया था तो मैं जिस शहर में रहता था, कोतमा विधानसभा के अंतर्गत, वर्तमान में कह सकते हैं अनूपपुर जिला, पहले तो शहडोल जिला हमारा हुआ करता था, तो शहडोल जिला का सबसे बॉर्डर मेरा बिजुरी मेरा नगर कहलाता है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है हमारा। तो वहाँ पर जब ये आया कि अब मुझे किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ना चाहिए, पहले तो हम ऐसे ही करते थे कुछ भी, तो मैंने सभी दलों का कुछ ना कुछ लिटरेचर मैंने पढ़ा, और पढ़ने के बाद मुझे लगा कि वास्तविक रूप से देश के बारे में, देश के हित में कोई सोचता है तो वो पार्टी एक बात पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और इसके लिए फिर हुआ कि मैं भाजपा की सदस्यता लूँ। फिर एक मन में ये भी आया कि यार यहाँ भाजपा का तो कोई कार्यकर्ता ही नहीं है, तो मैं कैसे आगे बढ़ूँगा, अकेले मैं क्या कर लूँगा। लेकिन फिर मुझे लगा मन में कि नहीं, ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात होगी कि मैं यहाँ पर पार्टी को आगे बढ़ाने में अच्छा रहूँगा, और अकेले मैं बढ़ूँगा, अकेले एक सबसे करूँगा, तो एक मेरे लिए अच्छा अवसर है। कठिन ज़रूर है लेकिन करने योग्य है, ऐसा मुझे लगा। फिर मैं अपने बिजुरी के नज़दीकी शहर जो था कोतमा, जिसके नाम से विधानसभा भी है, वहाँ गया। वहाँ पर भाजपा के जो नेता थे उनसे संपर्क करके और उनसे बताया कि मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता चाहता हूँ। तो मेरी सदस्यता हुई 1 रुपये में, 81 में सदस्यता लिया। फिर उनसे बोला क्या बुक आप मुझे दे सकते हैं, मैं अपने क्षेत्र में भाजपा का काम भी बढ़ाना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे 4 बुक दिया, एक बुक में 25 पन्ने होते थे, और हम ला करके फिर अपने बीच में आसपास गांव में हमने काम करना शुरू किया। पहला इलेक्शन 85 में हुआ, हमारे 84 में लोकसभा हुआ, 85 में विधानसभा हुआ। तो ये तो हमें पता था कि वो इलेक्शन वैसे भी उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री माननीय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा जी के सिंपैथी वेव में था, बड़ा सहानुभूति वाला था। कुछ कांग्रेसियों का टेरर भी था, जिस प्रकार की उन्होंने घटना की थी, उस कारण भी लोग जानते हैं इनके विरोध में कुछ बोलेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं लोग, तो इसलिए एक तरफा था उनका माहौल। हम जानते थे हारेंगे, लेकिन बोलो कोई बात नहीं, मैंने जहाँ जहाँ सदस्यता बनाया हूँ उन बूथों में मुझे देखना हम वोट कितने पाए।
तो कहीं 2 वोट, कहीं 5 वोट, कहीं 15 वोट, कहीं 10 वोट, कहीं 25 वोट, 50 वोट वैसे मिले। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, चलो जहाँ भी हमने शास्त्र बनाया हमको वोट तो मिला। इसका मतलब कार्यकर्ताओं ने हमको, जिसको मैंने बनाया उसने वोट दिया और दिलवाया भी। तो हमने फिर पता करते रहे कौन दिया हमको, तो उसको पकड़े और फिर उसको अपना कार्यकर्ता बनाया, वहाँ के स्थानीय अध्यक्ष बनाया। ऐसा करके हमने काम बढ़ाना शुरू किया और ये संकल्प मन मन में ही लिया, कोई सार्वजनिक नहीं किया। आज आपको बता रहा हूँ कि अगला इलेक्शन जब भी होगा वो भाजपा को होगा और इस विधानसभा को हम भाजपा को जिताएंगे, यहाँ से अपना विधायक बनाएंगे। ये मेरे मन में एक संकल्प था और ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि 90 में जब इलेक्शन आया विधानसभा लोकसभा का, 89 या 90 ऐसा ध्यान नहीं रहा कन्फर्म हुआ, तो मध्य प्रदेश में जो इलेक्शन हुआ वो जनता दल और भाजपा से समझौते में हुआ। तो जनता दल वालों ने उस समझौता को तोड़ दिया हमारे विधानसभा में, और जो आज माननीय जयसिंह मरावी जी 6ठी बार के विधायक है भाजपा से, वो पहले जनता दल में हुआ करते थे और उनको निर्दलीय लड़ा दिया उन्होंने। और निशान भी ऐसा लिया कि स्वास्तिक निशान लिया गोले के अंदर। तो जनता दल का उस समय जो निशान था वो चक्र था विश्वनाथ प्रताप जी का, है ना, तो वो चक्र था। तो एक जैसे लोग कन्फ्यूज होते थे, लेकिन फिर भी अच्छा टक्कर हुआ और जीते हम भाजपा को। पहली बार वहाँ पर छोटे लाल सिंह को हमने भारतीय जनता पार्टी से विधायक बनाया, मात्र 1800 वोट से। धीरे धीरे बढ़ते गए। तो ये फिर उसके बाद से कभी भी हम लोग पीछे मुड़ के नहीं देखे। तो आप इतने सालों से जुड़े रहे, पहले बीजेपी के मतलब सदस्यता आपने ली, उस समय की बात बता रहे हैं अपने जगह से। इतना समय लग गया आपको मंत्री बनने में, पार्टी ने इतने दिन के बाद, इतने सालों के बाद आपको रिकॉग्नाइज किया। मैं जिस दिन जुड़ा था पार्टी से उस दिन मेरे लिए इस प्रकार का कोई भी अवसर नहीं था और मैंने कभी सोच से आया भी नहीं। मुझे तो बस ये था कि नहीं, भाजपा को ही लाना है, क्योंकि देश का भला अगर कोई कर सकता है और क्षेत्र का डेवलपमेंट कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। और ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा थी और जनता का ऐसी कृपा थी कि जिले में सर्वाधिक वोट से उस वार्ड से जीतने का मेरा रिकॉर्ड बना कि जिले में सर्वाधिक वोट से मैंने वार्ड पार्षद का पहले 94-95 में बना। आपने बताया आपका जो इलाका है पूरा आदिवासी का इलाका है। आदिवासी को लेकर देखिए बीजेपी लगातार बहुत काम कर रही है। अगर हम केंद्र की देखें तो, मध्य प्रदेश में देखें तो, और अगर मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करें तो यही कहा जाता है कि आदिवासी जिसको वोट देते हैं उसकी सरकार बन जाती है। और पहले आदिवासी का वोट बैंक पूरा कांग्रेस के साथ था। अब धीरे धीरे बीजेपी लगातार आदिवासी पे फोकस कर रही है। तो क्या लगता है आपके इलाके में कितना काम हुआ है? निश्चित तौर पर हमारे इलाके में, मेरे जिले में, मेरे संभाग में लगातार हम लोग मैक्सिमम सीटें हम लोग जीतते आ रहे हैं। 2018 का बस छोड़ दें, दुर्भाग्यजनक था और कहीं ना कहीं हम तो ये मानते हैं कि हमारी अपनी कमी थी, इसलिए हम लोग नहीं जिता पाए थे अपने ज़िले की कमी के कारण। नहीं तो जनता और वहाँ के मतदाता ट्राइबल सब हमारे साथ में हैं, सब, क्योंकि हम इसके पार्टी के साथ साथ हम कहीं ना कहीं उनके हितों के लिए लड़ाई भी करता रहा। मैं हमेशा लड़ता रहा। हमारे क्षेत्र में कोल माइंस भी है, कोल माइंस में मैं हमेशा लोगों के हितों के लिए लड़ता रहा। बहुत पहले एक बार हमारे यहाँ बिना अधिग्रहण के ही लोगों की ज़मीन में कोल माइंस ने डिक्लेयरिंग कर दी थी, उसके लिए मैंने लगातार लड़ाई लड़ा और 195 दिन तक लड़ाई तो लड़े तो डेढ़ साल, लेकिन 195 डे तक 195 दिन तक लगातार हमने धरना प्रदर्शन क्रमिक अनशन चलाया, कॉलरी कई बार बंद किया और उसके कारण से उस क्षेत्र के ट्राइबल लोगों को, ओबीसी समाज लोग और भी विभिन्न समाज जो भी भूमि स्वामी थे, उन सभी लोग लगभग 200 लोगों को मैं रोज़गार दिलाने में भी सफल रहा, 200 कैंडिडेट को। और उस समय आने बता रहा हूँ 94-95 में ही करीबन 52 लाख का मैंने लोगों को मुआवजा भी बतलाया। तो उससे भी लोगों में बड़ा विश्वास अर्जित हुआ कि देखो भाजपा वाले ही हमको ये लाभ दिलवाए, तो उसका भी हमको बड़ा लाभ मिला। आपने कहा ना 2018 में आदिवासी का वोट आप लोग को नहीं मिला, उसी के कारण सरकार भी बदली थी, कांग्रेस की सरकार आई थी। जैसा मैं कह ही रही थी कि आदिवासी जिसको वोट देती है मध्य प्रदेश की राजनीति में उसकी सरकार बन जाती है। और उसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं 2020 के बाद से, चाहे वो केंद्र में हो, प्रधानमंत्री हो, हम लोग लगातार देखते थे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह लगातार मध्य प्रदेश के दौरे करते थे और आदिवासी पे खास करके फोकस कर रहे थे। तो क्या केवल वोट बैंक की राजनीति हो गई है आदिवासी?
बिल्कुल नहीं। देखिए 18 में भी मैं आपसे पहले ही कहा कि कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ता ही थोड़ा सा कंफ्यूज थे, नहीं तो हम 18 में भी अपनी सरकार बनाते हो और अपने यहाँ हम बहुत अच्छी सीटें जीतते, तीनों की तीनों सीट जीत सकते थे हम अपने अनूपपुर जिले में। कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ता कंफ्यूज थे, थोड़ा जो भी रहा हो जैसा भी रहा हो, ये हम अपनी गलती मानते हैं। नहीं तो सरकार हमारी होती 2018 में भी। और प्रधानमंत्री जी हमारी सेंट्रल के जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी ऐसे नहीं खाली सरकार वाले, वास्तव से काम कर रहे हैं, दिल से काम कर रहे हैं। आज सोचिए गांव-गांव में जल जीवन मिशन के तहत पानी देना। हमारे ट्राइबल क्षेत्र में आइए, आप देखिए, आप वहाँ पर हमारे यहाँ अनूपपुर ज़िले में, शहडोल ज़िले का इतने पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र हैं, अमरकंटक जैसे जगह है, वहाँ पर कभी कल्पना नहीं कर सकते घर घर पानी मिलेगा क्या, वहाँ पानी मिल रहा। गरीबों की बात करें हम तो हमारे तो ट्राइबल ही बहुलता है, उन सभी जो बेचारे जंगलों में पहाड़ों में रह रहे हैं, गरीबी में एक फटे कपड़े में बेचारे जीवन काटते थे, आज उनको पक्के मकान मिल रहे हैं, उनको गैस चूल्हा दे रहे हैं, गैस सिलेंडर दे रहे हैं फ्री में, उनको 5 लाख रुपए तक की दवाई माननीय मोदी जी ने दिया। शिवराज जी हमारे नेता पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने किसानों को, सभी आते हैं, हमारा जिला तो ट्राइबल बहुल ही क्षेत्र, तो वहाँ पर किसान वही है ट्राइबल, उनको 0% ब्याज में देने का कोई काम किया पहला लोन ऋण। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने किया था, देश के अंदर लगातार काम कर रहा है, लगातार काम हो रहा है। सिकिल सेल सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है ट्राइबलों में, और उसके लिए सिकिल सेल का कार्य जब शुरू किया माननीय मोदी जी ने, शहडोल से उसकी ओपनिंग की। तो ये हमारे मन में कोई वोट के लिए नहीं, देखिए सरकार तो हम मना चुके हैं ना, आज तो कोई वोट की बात नहीं, सेंट्रल में सब जगह, लेकिन वो सेवा भाव वाला नहीं, इस प्रकार की बीमारी दूर होनी चाहिए, उनका भी जीवन अच्छा हो, स्वस्थ हो, बढ़िया हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं भाई साहब। आप जैसे कार्यकर्ता सालों से जुड़े रहे हैं भाजपा से, अब जो बीजेपी की पूरी राजनीति आपको पूरी जिस तरह से बदल गई है 2020 के बाद से, हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, जिस तरह से दल बदल हुआ, सिंधिया जी और पूरे विधायक आए, मंत्री आए, उसके बाद आप लोगों ने दोबारा सरकार बनी, वो जीत गए उपचुनाव में, ठीक है, लेकिन उसके बाद से राजनीति 2020 के बाद से मध्य प्रदेश की बदल गई है, दल बदल। और इस बार भी हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में देखा जिस तरह से कांग्रेस से नेता पलायन कर करके बीजेपी में आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस वाले इसमें आरोप लगाते हैं कि आप लोग डरा के या जो भी प्रलोभन के लालच में ले आते। तो ऐसे में आप जैसे जो नेता हैं जो शुरू से बीजेपी से जुड़े रहे हैं और ये जो पलायन वाला कल्चर आ रहा है, कैसे देखते हैं आप? देखिए कांग्रेस से जो पलायन हो रहा है उसका मूल कारण है ना इनके पास नेता है, ना नीति है, ना नियत है, जिसके कारण जनता का मोह भंग हुआ इनसे। और आज भी ये डबल डिजिट से तीसरे में नहीं पहुंच पाए हैं, आज भी 99 पे इनकी गाड़ी रुक गई, ठीक है ना। और मध्य प्रदेश में तो और बुरे हाल इनके, और इसीलिए जनता ने हमको पूरे के पूरे 29 सीट जिता के दी है। मध्य प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद अपना पूरा दिया है, और इसीलिए जो भी नेता वहाँ पर हैं, जो भी अच्छे नेता, मैं नहीं कहूँगा कांग्रेस में अच्छे लोग भी हैं, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं हम आज दिशा से भटक गई हमारी पार्टी, और इसलिए वो सेवा करना चाहते हैं, इसलिए वो भाजपा की ओर आए हैं। लेकिन आप जैसे नेता, हाँ, जो पुराने बीजेपी से जुड़े, पुराने लोग, ये नहीं लगता कि आप लोग इतने सालों से जुड़े और ये नए नए लोग आके इनको पद और सम्मान मिल रहा है? देखिए ये बात मेरे मन में तो बिल्कुल नहीं है, और ना किसी के मन में रहना चाहिए। देखिए पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, विधायक, मंत्री, अगर आपके भाग्य में लिखा तो कोई रोक नहीं सकता उसको, ठीक है, कोई नहीं रोक सकता। पहले भी इनके आने के पहले भी हमारे यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन हम हर कार्यकर्ता को ना विधायक बना सकते, ना पार्षद बना सकते, ना उनको हर किसी को पदाधिकारी बना सकते, नहीं बना सकते हैं। उसमें कुछ सिलेक्टेड लोग ही आते हैं, कुछ एक गिनती के लोग आ पाते हैं। तो ये तो किसी को भी सोचने के इस प्रकार सोचना नहीं चाहिए। जिसके प्रारब्ध में लिखा हो उसको मिलेगा, कोई भी नहीं रोक सकता, है ना। तो ये मेरा मानना। देखिए जब मैं पहली बार विधायक बना तो मात्र 22,000 वोट पा करके, 22,000 साढ़े 22,000 वोट पा करके मैं विधायक बन गया था। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके मुझे अवसर दिया, लड़ाया पार्टी ने, और जनता ने 26 लोग लड़े थे, 26%, 2 ईवीएम मशीन लगी, बड़े बड़े लोग लड़े थे, यूनियन के, ऑल इंडिया
यूनियन के चीफ हैं मिस्टर नाथूलाल जी, आपके कम्युनिस्ट के बड़े नेता हैं मिस्टर हरिद्वार सिंह जी, एक हमारे भागवत प्रताप सिंह जी इलाकेदार थे। ऐसे बड़े बड़े लोग लड़े थे, उनके सामने मैं कहीं कुछ नहीं लगता था। ऐसा नाम उनका जिस प्रकार का, जिस प्रकार उनके संपन्नता थी, लेकिन संगठन हमारा कहीं कहीं न था और जनता में हमारी अच्छी थी, सरकार ने अच्छे काम किए थे और उसके कारण मैंने 22,000 वोट पा करके विधायक बन गया। और जब फिर 13 मुझे पार्टी ने ड्रॉप की, दूसरों को दिया, अपन हार गया। 18 में फिर मुझे पार्टी ने विश्वास किया मुझ पर और मुझे दिया, और मैं 37,500 वोट पा करके, 22,000 वोट पा के विधायक, 37,500 वोट पा के हार गया। तो ये भाग्य में नहीं था मेरे, तो हार गया। इसके लिए मैं किसी कार्यकर्ताओं का किसी को दोष ही नहीं मानता, मैं अपने भाग्य कहीं ना कहीं अपनी कमी मानता हूँ कि मैंने ये तो टारगेट ठीक नहीं किया था, मेहनत में कहीं कमी रही होगी, जो भी रहो। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हम अच्छे से मेहनत करें, पार्टी के अंदर पार्टी के लिए काम करें, सरकार की एक एक योजना को सेवा भाव से हम अंतिम छोर में जो बसे व्यक्ति हैं उनको तक पहुंचाएं। जो हमारी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, अंत्योदय, समाज के सबसे अंतिम छोर में जो व्यक्ति खड़ा है उसको पहले हम आगे लाएं, और उस लक्ष्य में हम सफल हैं। आज इसीलिए मध्य प्रदेश में हमारी लगातार 5वीं बार सरकार बनी है। इसलिए आपने अपने बिजी शेड्यूल से स्वदेश न्यूज़ के कार्यक्रम सबकी बात को अपना समय दिया और आपने इतनी सारी बातें की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते आप स्वदेश न्यूज़ के दर्शकों को कुछ कहना चाहें तो? नमस्कार, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे, आपकी टीम से मिल करके, और आपके माध्यम से जो भी बात मैंने रखी है इसको पूरे प्रदेश को, देश में पहुंचाएंगे तो मुझे और प्रसन्नता होगी, और मुझे लगेगा कि हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को भी लगेगा कि जब दिलीप जायसवाल 2 बार विधायक और मंत्री बन सकता है तो कोई भी छोटा कार्यकर्ता बन सकता है। हाँ। और वो भी प्रेरित होकर के पार्टी के लिए अच्छा काम करेंगे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, सबकी बात में आज हमने बात की राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल जी से। बहुत ही इंटरेस्टिंग इनका पॉलिटिकल कैरियर है। ऐसे जगह में कोतमा से आते हैं, बहुत छोटा सा क्षेत्र है। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। कोई सीट्स नहीं थे इनके लिए, मन में इनके कोई लालच नहीं था, बस काम करते गए। विधायक बने, 2 बार के विधायक हैं, अब पहली बार के मंत्री हैं। तो काफ़ी दिलचस्प है इनका पूरा पॉलिटिकल कैरियर। तो इस बार के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते में एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।